डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड नेगोशिएशन पे बात करेंगे। ये एलिसिटेशन के साथ एक इंटरलीव्ड एक प्रोसेस ही है कि आप एलिसिटेशन के साथ साथ अगर देखा जाए तो एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक एज अ सेपरेट प्रोसेस कंसीडर होता है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। एनालिसिस एंड नेगोशिएशन की तरफ जाने से पहले हम एक हल्का सा जो है रिकैप कर लेते हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का, कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो एलिसिटेशन के हवाले से हमने चीज़ें जो हैं वो पढ़ी, डिस्कस की, वो क्या थी। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन डील्स विद द डिस्कवरिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, दैट इज़ एलिसिटेशन। और दूसरा ये है कि एलिसिटेशन इज़ एन आइट्रेटिव प्रोसेस के तमाम कंपोनेंट्स आपने जो है डिटेल में हमने डिस्कस किए क्लासेस में। एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ मैनी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द इस्टेब्लिशिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, then understanding the background and knowledge organization की techniques and collection of requirements। हमने एलिसिटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन का जो प्रोसेस है उसको डिटेल में डिस्कस किया। देन बेसिक नॉलेज जो इक्विजिशन टेक्निक्स हैं, बेसिक्स ऑफ नॉलेज इक्विजिशन, जिसमें रीडिंग है, लिसनिंग है, आस्किंग है, थ्रू ऑब्जर्वेशन है, ये हमने जो है वो डिस्कस किया। देन नॉलेज इक्विजिशन टेक्निक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि इंडिविजुअल टेक्निक्स कौन सी हैं, ग्रुप टेक्निक्स कौन सी हैं। ग्रुप टेक्निक में जैसे आपके पास वर्कशॉप्स वगैरह हैं या ग्रुप डिस्कशन है। देन मॉडलिंग है, जो मॉडल बेस्ड टेक्निक्स हैं कि आप मॉडल बना के जिसमें आपके पास प्रोटोटाइपिंग भी मॉडलिंग एक टेक्निक में आता है। और कॉग्निटिव है ये हमने किया। उसके बाद एलिसिटेशन प्रॉब्लम्स कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं, जिसमें प्रॉब्लम ऑफ स्कोप है कि बाउंड्री जो है वो सही डिफाइन ना हुई हो। देन अंडरस्टैंडेबिलिटी का इशू हो सकता है और वोलाटाइल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। देन हमारे पास कॉन्टेक्स्ट था रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस का, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन जो है वो इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा, आउटपुट के यूज़र्स कौन से होंगे। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने वाले कौन से होंगे, या बिजनेस प्रोसेसेस वगैरह। देन इन्वायरमेंट में जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह। देन हमारे पास प्रोजेक्ट, जो स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, और कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह जो मैनेजरियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो इम्पोज किए गए। मे बी मैनेजरियल कॉन्स्ट्रेंट कंसर्निंग विद टाइम हो सकता है, हमने देखा कास्ट हो सकता है, या सिस्टम क्वालिटी वगैरह हो सकती है। इन चीज़ों को हमने देखा। दैन एक जर्नल सी गाइडलाइंस नॉलेज एक्विजिशन के हवाले से कि नॉलेज को जो है वो कैसे एक्वायर किया जाए। और हमने ये भी डिस्कस इन डिटेल्स हम रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन टेक्निक्स, हमने एक जर्नल सा जो है वो ओवरव्यू लिया। और स्पेशली इंटरव्यूज़, और इंटरव्यूज़ में हमने ये भी देखा कि इंटरव्यू के लिए क्वेश्चनायर, इंटरव्यू के लिए शेड्यूल कैसे डेवलप किया जाता है, क्वेश्चनायर कैसे डेवलप किया जाता है, उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, किस तरह के सवालात होने चाहिए, उसके कंटेंट्स कौन से होने चाहिए। और इन एडिशन टू दैट हमने वो पोर्शन जो है वो एलिसिटेशन का, तो मे बी समटाइम्स आप यूज़ करें या ना करें, लेकिन
जो क्वेश्चनायर है या जो इंस्ट्रूमेंट है इंटरव्यू का उसकी रिलायबिलिटी और कंटेंट रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, उसको जो है वो मैंने आज क्लास में डिस्कस करना था, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली फिर आ नहीं सका। तो वो खैर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह 15-20 मिनट लगा के उसको मैं बता दूंगा। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में अगर आप प्रोसेस को देखें तो प्रोसेस में हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन जो हमने डिटेल से देख लिया। सेकंड हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड नेगोशिएशन है। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन और एनालिसिस एंड नेगोशिएशन जो है वो दोनों इंटरलीव्ड प्रोसेसेस हैं, आपस में जो है वो लिंक्ड हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड नेगोशिएशन कैन बी अ टू सेपरेट प्रोसेसेस। ये दोनों आपस में इंटरमिक्स्ड हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस को अलग डिस्कस करेंगे और रिक्वायरमेंट्स नेगोशिएशन को जो है वो सेपरेट डिस्कस करेंगे। जैसा यहाँ पे भी मेंशन है, वी विल डिस्कस रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड नेगोशिएशन सेपरेटली in order to understand them clearly and to appreciate that different skills are needed to perform both the activities, that is analysis and negotiation. They are interleaved activities and joined to form a major activity of the requirements engineering process. लाजमी सी बात है कि एलिसिटेशन के दौरान आपने जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज आपने एक्वायर किया, उस एक्वायर्ड नॉलेज का कंप्लीट एनालिसिस और एनालिसिस करने के बाद देन आपने आइडेंटिफाई किया उसमें से चीज़ों को जो कन्फ्लिक्टिंग हैं, जो कंपैटिबल नहीं हैं, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपका उन चीज़ों को नेगोशिएट करना विद स्टेक होल्डर्स, ये बेसिक एनालिसिस एंड नेगोशिएशन के कंपोनेंट में आता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो बेसिक एम है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करना है, और स्पेशली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इनकम्प्लीटनेस एंड इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि इनको प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करने के बाद सम एनालिसिस इज़ इंटरलीव्ड विद रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। कुछ एनालिसिस जो है वो एलिसिटेशन के दौरान ही हम कर रहे होते हैं, क्योंकि समटाइम्स कुछ जर्नल से प्रॉब्लम्स होते हैं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। जो ही रिक्वायरमेंट्स आप एक्सप्रेस करते हैं तो उनके साथ ही वो आइडेंटिफाई होने लगते हैं। इनिशियल एनालिसिस तो हमारे पास जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि वो एलिसिटेशन के साथ हो रहा होता है, लेकिन जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो हमारा उस वक्त हम करते हैं जब हमारे पास एक इनिशियल डॉक्यूमेंट एक रेडी होता है रिक्वायरमेंट्स का एलिसिटेशन के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद। और एनालिसिस का जो मेजर कंसर्न है वो इनकम्प्लीट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो इनकम्प्लीट हों, जो स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो डिस्कस ना हुई हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि डॉक्यूमेंट व्यूअर जो है वो उनको चाहिए। अब डॉक्यूमेंट व्यूअर की रिक्वायरमेंट ठीक है, डॉक्यूमेंट व्यू कराएगी, लेकिन वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि डॉक्यूमेंट कौन से फॉर्मेट में व्यू कराना है। आया कि TXT फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, आया कि PDF रिक्वायर्ड है, आया कि वर्ड फॉर्मेट रिक्वायर्ड है। तो वो फिर डिस्कस होगा स्टेक होल्डर्स के साथ कि जी आपको डॉक्यूमेंट व्यूअर जो है वो किस तरह का चाहिए, कौन से फॉर्मेट को जो व्यू कराए, आया कि जर्नल ऑल फॉर्मेट व्यूअर चाहिए या एक सिंगल फॉर्मेट के लिहाज से चाहिए। तो देन ये फिर कंप्लीट हो जाएगी रिक्वायरमेंट जब आप वहाँ डिस्कस करके इसको फाइनलाइज करेंगे।
इस डायग्राम से अगर देखा जाए तो जो एलिसिटेशन एनालिसिस एंड नेगोशिएशन है ये एक आइटरेटिव प्रोसेसेस हैं, ये इंटरमिक्स्ड हैं। वो इसलिए कि दीज आर नॉट सेपरेट प्रोसेसेस, लेकिन हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो इनको अलग किया हुआ है। अगर हमने एलिसिटेशन कलेक्ट कर ली, हमारे पास ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एक आ गया, जैसा कि टॉप पे एरो शो कर रहा है, ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ गई। देन ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस होगा। एनालिसिस के बाद वहाँ से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, लाजमी सी बात है। डिटेल्ड एनालिसिस के बाद वहाँ आप जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, देन उन प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है वो निगोशिएशन होगी। जैसा कि मैंने लास्ट उसमें एग्जांपल दी डॉक्यूमेंट व्यूअर की। अब डॉक्यूमेंट व्यूअर पे देन आप निगोशिएशन में जाएंगे कि उनको जो है किस तरह का डॉक्यूमेंट व्यूअर चाहिए, या कि जर्नल चाहिए या किसी ख़ास फॉर्मेट को दिखाने के लिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स निगोशिएशन स्टेक होल्डर के साथ हो गई आपकी। स्टेक होल्डर के साथ निगोशिएट करने के बाद आप रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में उसको डालेंगे। मे बी देयर इज़ सम निगोशिएशन, कोई इस तरह की हो सकती है कि आपको दोबारा इलिसिटेशन की तरफ जाना पड़े, आपको दोबारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़े। मे बी सम, ये डॉक्यूमेंट व्यूअर की हम बात कर रहे हैं, कोई इस तरह का फॉर्मेट आपको बता दिया जाता है, उसके लिए आपको दोबारा से शायद वहाँ देखना पड़ जाए कि आया कि उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कंपैटिबल भी है कि नहीं है, क्या सिचुएशन होगी। आपको दोबारा एलिसिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा, और एलिसिटेशन के बाद अगेन देन वो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट होगा और उसका फिर एनालिसिस होगा, और देन इसी तरह ये एक आइटरेटिव एस्पेक्ट भी है एलिसिटेशन, एनालिसिस एंड निगोशिएशन का। देखा जाए तो ये एक आइटरेटिव है, एक सीक्वेंशियल एक्टिविटी नहीं है कि आप पहले एलिसिटेशन करें फिर वहाँ से आप एनालिसिस की तरफ चले जाएं और वहाँ से निगोशिएशन की तरफ। ये एक आइटरेटिव सी एक्टिविटी लग रही है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है ये एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है, क्योंकि एनालिस्ट आपके पास एक बहुत ही सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप बंदा होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। देन एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हायर करना, ये एक इसलिए ये इसको एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी बनाता है, वो इस पे टाइम कंज्यूम करता है। Analysts read the requirements, then highlight the problems, and then discuss them in requirements review meetings। जो टीम मेंबर्स हैं, जो रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो है वो इनको डिस्कस किया जाता है। और दिस इज़ द टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एक्टिविटी। टाइम इस पे बहुत ज़्यादा लगता है। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, रिव्यू मीटिंग में उनको डिस्कस करेंगे, दैन उनको निगोशिएट करेंगे। निगोशिएट के बाद में भी आपको दोबारा एलिसिटेशन की तरफ जाना पड़े, और देन ये एक टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव एक्टिविटी भी है। एनालिस्ट हैव टू थिंक अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ द ड्राफ्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। जो रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की गई हैं, जो ड्राफ्ट स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, उनकी इम्प्लीकेशंस के बारे में उसको सोचना होगा। Please don't think in the same way. Different analysts tackle the process in different ways। एक ही एक्टिविटी हो सकती है और डिफरेंट बंदे उसको डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू टैकल कर रहे होते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है। ये बहुत मुश्किल है कि इस प्रोसेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको स्ट्रक्चर्ड किया जा सके, या इसको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है वो डेवलप किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये एक्टिविटी जो है एनालिसिस की एक्टिविटी, ये प्योरली डिपेंड करती है
जजमेंट पर और एक्सपीरियंस पर, उन बंदों का एक्सपीरियंस या उन बंदों की जजमेंट जो इस प्रोसेस में शामिल हैं, जो हमारे पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया उसको रिव्यू करने के लिए। हमारे पास जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया एलिसिटेशन के प्रोसेस के बाद, उसको रिव्यू करने के लिए जो हमने पार्टिसिपेंट्स चूज़ किए, उनकी जजमेंट और उनका एक्सपीरियंस ये बहुत रोल प्ले करता है। और ये एक्टिविटी जो है इसको स्ट्रक्चर्ड या सिस्टमेटिक भी नहीं किया जा सकता। हर रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने की 3 स्टेजेस हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट है जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में या जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट मौजूद है, उसको एनालाइज करने की 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1, क्या वो रिक्वायरमेंट ज़रूरी है कि नहीं, क्या लाजमी है उस काम को करना, या उसके बगैर भी सिस्टम जो है वो ठीक चलेगा और सर्विस प्रोवाइड करेगा। नंबर 2, आया कि वो कंसिस्टेंट है और कंप्लीटनेस उसमें है कि नहीं, मतलब वो इन ऑल एस्पेक्ट कंप्लीट है और कंसिस्टेंसी है रिक्वायरमेंट में। और नंबर 3, फिजिबिलिटी चेकिंग, आया कि अगर ज़रूरत भी है उसकी, लेकिन ज़रूरत होने के बावजूद आइदर वो फिजिबल भी है कि नहीं। फिजिबल इन अ सेंस बजट हो सकता है, फिजिबल इन अ सेंस शेड्यूल के लिहाज से हो सकता है, फिजिबल इन अ सेंस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से हो सकता है, फिजिबल इन अ सेंस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है। वो है कि नहीं, ये हम फिजिबिलिटी चेकिंग में देखते हैं। और इनको हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि नेसेसिटी चेकिंग क्या है, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस क्या है, और फिजिबिलिटी चेकिंग।